स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th माई सेल्फ राहुल सर। आज की क्लास में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसको डिस्कस करेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अपनी पिछली क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उसमें आपको बताया गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उसके केमिकल कंपोजिशन पे। और उसके अंतर्गत आपको फर्स्ट टाइप दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पहले पढ़ाया गया, फिर उस पर आपको न्यूमेरिकल बताए गए। आप उस न्यूमेरिकल को अपने एनसीईआरटी बुक से सॉल्व भी कीजिए। देन आफ्टर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि सेकेंड तरह की हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, आपको उसको पढ़ाया गया। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए गए हैं, आपके स्कूल ऐप पर अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पर भी ये अवेलेबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले आप इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि एक कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और ये लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप उस सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रीज करते समय क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और ये तब होता है जब दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक्चुअली में लिक्विड किस में सेपरेट होने लगे, यानी लिक्विड्स आप सेपरेट होने लगे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड्स में कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। देखिएगा, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, we can say that यहाँ से we can say that freezing point is the temperature at which solids and liquid state of a substance have same vapor pressure। यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, साथ साथ उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। देखिए, अभी आप स्क्रीन पे ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ कह रहा है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। यानी जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घटता है। और इसी को हमको पढ़ना है आज। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मान लेते हैं, क्योंकि हमको इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करना है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट था वो T0 टेम्परेचर पर इनिशियली फ्रीज होता था, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T0 है। अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो तो T0 से कम होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, T0 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होता है। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है, डिप्रेशन। तो इस बार जो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हम लोग डेल्टा TF कह रहे हैं। और यानी दैट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये T0 माइनस T है। T0 इनिशियल वैल्यू जो कि इस बार ज़्यादा होगा और T फाइनल वैल्यू जो कि इस बार कम होगा। इसको ध्यान भी रखना है, क्योंकि कई बार आपको फाइनल टेम्परेचर निकालते समय आप गलती ना कर दे। ऐसा ना हो कि आप बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से इसको लगाएं और ठीक आपका आंसर गलत आ जाए, मतलब आप गलत कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स में। यानी हमने ये तो समझ लिया कि ठीक है, चलो कि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। देखिए, अभी तक 3 घटना आपने पढ़ा। नॉन वोलेटाइल मिलाने से क्या हुआ, तो नॉन वोलेटाइल मिलाने से वेपर प्रेशर घट गया। दूसरा क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड ये हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं ताकि इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकें, दैट इज व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, अभी आप स्क्रीन पे एक ग्राफ देख पा रहे होंगे। तो ग्राफ में आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर रहा है। देखिए, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ऊपर में, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, मैंने उसे टिक किया है, तो देखिए उस प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो T0 पे था, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन हमने उसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, अब हमारे पास वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया। अब जैसे ही वो सॉल्यूशन बना और हमने उसको फ्रीज करना चाहा, तो वो अब T0 टेम्परेचर पे नहीं फ्रीज हो रहा है, वो एक्चुअली में T0 से और पहले ही फ्रीज हो जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे T टेम्परेचर पे वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, यानी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। देखिए, ये जीरो
का अगर हम इसको स्लैब मान लें 0 डिग्री सेल्सियस का, तो T0 से T ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, डिक्रीज किया है, और इस डिक्रीज की वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप ग्राफ से भी आसानी से समझ सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से डिक्रीज हुआ। अब देखिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि आखिर क्यों फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो लास्ट लाइन देख रहे हैं, थोड़ा उसे अच्छे से देखिए। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको याद होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसके मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऊपर में, तो डेल्टा TF जो है हमारे पास वो P0 माइनस पी इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने से होता है। तो जितना ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी वो डिक्रीज करता चला जाएगा। अब देखिए, हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली कि हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। देखिए, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी रॉयल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहाँ जो KF है वो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, वो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था। और इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं KF को। और KF का यूनिट सेम है, kg केल्विन kg मोल इनवर्स, ये KB के यूनिट के जैसा ही है, लेकिन KB को हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं और KF को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में, इसको और मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये जो लॉ है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब क्या क्या लिमिटेशन है, तो देखिए, पहला लिमिटेशन ये कह रहा है दे होल्ड गुड ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयनाइजेबल सॉल्यूट्स। ये लॉ तभी लगा सकते हैं जब नॉन वोलेटाइल और नॉन आयनाइजेबल सॉल्यूट्स होंगे। और दूसरा कह रहा है कि सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए, उसमें जो सॉल्वेंट का स्ट्रेंथ है यानी सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब सॉल्यूट, और थर्ड पॉइंट है कि सॉल्यूट पार्टिकल किसी भी तरह के एसोसिएशन और डिसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग शुड ऑकर विद द सॉल्वेंट ओनली, नॉट विद द सॉल्यूट, यानी जो फ्रीजिंग होना चाहिए वो सिर्फ सॉल्वेंट का होना चाहिए और किसी एलिमेंट का, सॉल्यूशन के और किसी यानी सॉल्यूट का नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये जेई के मेंस, एडवांस और आपके मेडिकल एंट्रेंस में बहुत ज़रूरी होता है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मोस्टली ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो। हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देख पा रहे होंगे आपका टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और जो मोलैलिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ये है तो डेल्टा TF तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी नंबर पे डिपेंड तो कर गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF हमारा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सेम कारण था डेल्टा TB के लिए भी कि डेल्टा TB भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, इसलिए वो भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल के किस पे डिपेंड करे, नंबर पे। यानी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उम्मीद करेंगे कि आप आसानी से इसे समझा सकते हैं। ये सेम रीज़न आप किस में दे सकते हैं, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली स्लाइड्स में आगे बढ़ रहे हैं।
आप देख पा रहे होंगे जो हमारा KF है वो इंथैल्पी पर भी डिपेंड करता है, और आपको मैंने पहले भी बताया, पिछली क्लासेस में भी आप जानते हैं कि जो KB और KF होता है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर टोटली डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर नहीं। तो KF जो है अभी आप देख पा रहे होंगे KF इज इक्वल टू m इंटू RTF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड विथ 1000। सिमिलर फॉर्मूला है KB के जैसा, बट वहाँ पे वेपराइजेशन था डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, और TF स्क्वायर की जगह वहाँ TB स्क्वायर था, यानी फॉर्मूला लमसम सेम है। आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं और फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि इसमें स्मॉल m मूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल R गैस कांस्टेंट है, TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, स्मॉल m मूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, डेल्टा H जो है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस फॉर्मूले से बहुत सारा टर्म्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आखिर क्या कारण है कि डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो आपको पहले भी बताया गया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है, और वेपर प्रेशर घट जाने की वजह से क्या होता है कि जो फ्रीज होने वाले मटेरियल होते हैं, वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर जाने से क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मॉलिक्यूल का जो गैदरिंग है वो बढ़ गया। मॉलिक्यूल के गैदरिंग बढ़ जाने से क्या हो गया कि उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है, जिस वजह से उन्हें वो आसानी से सॉलिड स्टेट में कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्योर सॉल्वेंट फ्रीजेज एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड। सही बात है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही है। When a solute is dissolved in the solvent, the vapor pressure of solvent decreases. सही बात है। Hence the temperature decreases in order that the vapor of solid may be equal to that of the solvent. क्योंकि टेम्परेचर अब घट जाएगा, जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियस है लो होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस व्हेन अ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट या डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप ये समझ गए होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटा। तो देखिए, आप पहले भी आपको बताया गया था कि जो डेल्टा TB होता है, डेल्टा TF सॉरी, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो प्रेशर डिफरेंस, यानी हमारा जो प्योर प्रेशर था और जो सॉल्यूशन का प्रेशर आया, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नॉन वोलेटाइल मिलाने से हमारा ये जो टर्म है ये तो ऑब्वियस डिक्रीज करता है, इसीलिए ये भी डिक्रीज करता है। इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर होता है नहीं, जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। हम लोग अपनी अगली स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं और देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, तो आप देख पा रहे होंगे डेल्टा TF के हेल्प से हम लोग जो मोलरिटी थी उसको और एक्सपैंड कर दिए हैं, और एक्सपैंड करके हमने एक फॉर्मूला निकाला है। तो आप देख पा रहे होंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलरिटी के प्लेस पे स्मॉल w बाई स्मॉल m मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल W, और ऊपर में 1000 है। ये मोलरिटी का फॉर्मूला हमने एक्सपैंड कर दिया है। और आप समझ पा रहे होंगे अगर W स्मॉल m और कैपिटल W की टोटल वैल्यू अगर हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर दें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल हो जाए और गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 हो जाए, तो डेल्टा TF की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, KF के बराबर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है of solvent is equal to the molar freezing point constant when 1 mole of solute in 1000 gram of solvent. It is the mathematical definition of delta of KF और delta TF। आप दोनों को के लिए कोरिलेट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में कि यहाँ से जो डेल्टा TF का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था, उसकी हेल्प से हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा फॉर्मूला को रीएडजस्ट करके, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स भी बनाने होते हैं। तो न्यूमेरिकल आप आसानी से बना सकते हैं, स्मॉल m की वैल्यू निकालना रहेगा तो आप पीछे का भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपना एडजस्टेड फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट और उनके KF दे रखे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप ये टेबल्स के हेल्प से आप जान पाएंगे कि किस किस का KF कितना है। तो आप आसानी से अपनी कॉपी पे कुछ कंपाउंड्स के नोट किए रहिए, लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, क्लोरोफॉर्म।
तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास कितने कंपाउंड्स हैं और उनका केएफ क्या होता है। ऐसे वाटर का केएफ आपको याद रखना चाहिए हर समय। वाटर का केएफ होता है 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वाटर के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दे रखे होते हैं, ये नोन रखना होता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट में आपके लिए कौन है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर का केएफ लर्न करना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक एडिशनल टॉपिक है, दैट इज़ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगर विंटर सीज़न आ जाता है तो जो आइस होते हैं, मतलब बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है। और जिस वजह से क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनका जो रेडिएटर होता है उनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उस टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो उस केस में क्या होता है, उस व्हीकल्स में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मिलाया जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स एज कूलिंग लिक्विड। इफ द व्हीकल इज टू बी यूज्ड एट अ हाई अल्टीट्यूड वेयर द टेम्परेचर इज सब जीरो, water would freeze in the radiator. To avoid this difficulty, a solution of ethylene glycol in water, देख लीजिए, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर। दिस सॉल्यूशन हैज फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन जीरो, यानी जीरो से कम पे ये क्या होगा, फ्रीज करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टेम्परेचर अभी और नीचे जाए तो ये फ्रीज नहीं होगा। तो हम लोग अपनी व्हीकल्स को उस प्लेस पर आसानी से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या हो, बहुत कम हो। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर। बहुत सारे टाइम पर एल्कोहल वाटर का भी सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में आप आसानी से सीख पाए होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। आप एक बार इस टॉपिक को अपनी किताब से ज़रूर रीड कीजिए ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है और इस डिफ़िकल्ट टाइम में आप मेहनत कर रहे हैं, घर पे टीचर्स लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप एजुकेशन से जुड़े रहें। स्कूल भी बहुत हेल्प कर रही है आप लोगों को एजुकेशन से जुड़े रखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। साथ साथ किताब को रीड करते रहिए, यानी बुक्स रीडिंग अपना हैबिट बनाइए इस लॉकडाउन पीरियड में।